आज हम लोगों का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, देख लोगे बोर्ड पर लिखे हैं रेडियो सक्रिय तत्व। अब जानकारी के लिए तुमको बता दें इसके बारे में, 9th में लड़का जो इसको पढ़ना कहाँ है तो 12 में पढ़ना है, और 12 में फिजिक्स में केमिस्ट्री में मिलेगा तुमको, केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। लेकिन उसके पहले 9 में और 11 में लड़का को बहुत कंफ्यूजन होता है ये वर्ड से। 9th में लिख देता है ये रेडियो सक्रिय तत्व है, और रेडियो सक्रिय का मतलब क्या वो समझता है नहीं समझता है पता नहीं, न बात समझे, मतलब कंफ्यूजन इसमें रहता है। 11 में भी तुमको रेडियो सक्रियता नहीं पढ़ना है, न बात समझे, केमिस्ट्री में तो सबको नहीं मिलेगा। तो यहाँ तुमको कंफ्यूजन वो बना रहता है, उसी कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं, याद रखेंगे। रेडियो सक्रिय का मतलब क्या हुआ, रेडियो सक्रिय तत्व तो यहाँ लिखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बात समझे कि ना समझे, कैसा एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसके लिए तुमको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करें तो बताओ इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटॉम होते हैं उसके फंडामेंटल कितने पार्टिकल होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस होता है। बोलो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये तो ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके पार्टिकल है, एटम के पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक उसी प्रकार से एक नया पार्टिकल का नाम लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। नया 9 वालों के लिए है, 11, 12 वालों के लिए नहीं है, न बात समझे। उसी प्रकार से तुम्हारा होता है अल्फा, बीटा, गामा, इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलेंगे, इसको बीटा और इसको गामा, न जी। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, तो ये भी एक पार्टिकल है, याद रखेंगे, ये भी पार्टिकल है, अल्फा बीटा गामा, बात समझे कि ना समझे। ये भी एक पार्टिकल है जिस पर अल्फा जो होता है तुमको ये पॉजिटिव हुआ करता है, ये कैसा हुआ करता है, पॉजिटिव, और बीटा जो है निगेटिव हुआ करता है, और गामा जो है चार्जलेस हुआ करता है। क्या हुआ करता है ये, यहाँ ये भी चार्जलेस है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हुआ करते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ दोनों में फर्क है। ये जो है अल्फा बीटा गामा बिहेवियर इस सबसे बहुत अलग होगा, याद रखेंगे, ना बात समझे। अब देखने जा रहे हैं तो ये याद रहेगा ना, अल्फा बीटा गामा। उसी प्रकार से तुम्हारा, अच्छा ये हमेशा पूछता है तुमको, हमेशा की बात बता रहे हैं कि किस पर कौन धनायन होता है, तो अल्फा बीटा गामा कौन धनायन होगा, अल्फा होगा। और इसमें कौन उदासीन हुआ करता है, मतलब आवेशहीन हुआ करता है, गामा है। बात समझे कि ना समझे। उसी तरीके से ये इसमें देखोगे। और रेडियो सक्रिय तत्व क्या है तो सुन लो, वे तत्व जिनसे अल्फा बीटा गामा कण बोल दो, किरण बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित होते रहते हैं। सुनोगे ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वे तत्व, सुनोगे, वे तत्व रेडियो सक्रिय कहलाते हैं। सुनो क्या बता रहे हैं, वे तत्व क्या कहलाएंगे, रेडियो सक्रिय कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है। रेडियो सक्रियता और रेडियो एक्टिविटी क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। सुनो ध्यान से, वैसे तत्व जिससे हमेशा अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होते रहती है, उत्सर्जित मतलब निकलना होता है, हमेशा निकलते रहती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियो सक्रिय तत्व बोले। वो तत्व क्या होगा, रेडियो सक्रिय तत्व होगा, तथा यह प्रक्रिया क्या होगी, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। यह प्रक्रिया कैसा होगा, रेडियो एक्टिव, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। बोलो जी। अब देखो कहानी, घबराओ मत, नया नया लग रहा है तुमको, ऐसे लग रहा है कुछ अलग चीज है, अलग कुछ भी नहीं, ध्यान देना। अब इसमें क्वेश्चन है तुमको, रेडियो सक्रिय का मतलब
कि रेडियो सक्रिय वही होंगे जिनसे हमेशा अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहती है, उत्सर्जित होते रहती है ना। तुम्हारा क्वेश्चन आया सबसे पहले कि वाई अल्फा बीटा गामा किरणें क्यों उत्सर्जित होती है, क्यों उत्सर्जित होती है। अल्फा बीटा गामा किरणें क्यों उत्सर्जित होती है? तो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है इसलिए उत्सर्जित होती है ताकि तत्व या तत्व में नाभिक, तत्व में परमाणु होंगे, परमाणु में नाभिक होंगे, तत्व या नाभिक क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। रियलिटी में बोले तो यहाँ नाभिक ही बोलेंगे, नाभिक क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुआ, मतलब तुमसे पहले क्वेश्चन समझो, जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते हैं उसको रेडियो सक्रिय क्यों निकलेगी, क्यों निकलेगी, इसलिए निकलती है ताकि उसका नाभिक क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए, या वो तत्व अस्थाई हो जाए। याद रखेंगे, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अस्थाई होने के लिए याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे? हम अपने आप को मतलब ऐसे बनाना चाहते हैं हम लोग, अगर बढ़िया स्टूडेंट हैं तो कोई भी काम इसलिए करते हैं कि ताकि हम मजबूत बने। बोलो जी, कोई भी वर्क इसलिए करते हैं कि ताकि मजबूत बने, मजबूत बनने से हमारी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझे कि ना समझे? तो एलिमेंट्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ करता है। ये भी अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करना चाहते हैं कि उनका नाभिक जो है क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। अब तुम कहोगे सर ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या, कैसे स्टेबल होंगे? सुनो, कैसे, हाउ, मतलब ये स्टेबिलिटी जो है कैसे आएगी। तो सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं। जिस नाभिक में क्या, जिस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, क्या होती है, समान होती है, वे नाभिक या वे तत्व, वे नाभिक या वे तत्व अस्थाई होते हैं। देख लो कितना बढ़िया चीज लिखे है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सीरियल वाइज देखो, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, क्यों निकलेगी, ताकि नाभिक अस्थाई हो जाए। नाभिक अस्थाई कब होता है, जब उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान, नाभिक में अस्थाई समान या लगभग समान, समझ में आ रहा ना, समान हो या लगभग समान हो, तो वो नाभिक क्या होंगे, तुम्हारा स्टेबल होंगे। अभी तक कुछ नहीं आया समझ में, ध्यान से सुनोगे। लाइन ये बुझा गया कि नहीं बुझा गया? क्यों का जवाब बुझाया? अब सुनो, यहाँ एग्जाम्पल देखो। जैसे हम तुमको कार्बन के बारे में पूछे, कार्बन 6 12, हमको पता करना है कि ये रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। तो रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, इसके लिए हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना पड़ेगा। बात समझे कि ना समझे? तो बताओ, इसका जेड जो होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, जेड होता है 6 हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं करेंगे, प्रोटॉन भी कितना हो गया, 6, और न्यूट्रॉन भी। अब बताओ, ये कार्बन का नाभिक या कार्बन ये अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई है ना, मतलब इसके नाभिक क्या है, अस्थाई है। क्यों कि इसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है, पता है तुमको। अब तुमसे कोई पूछेगा कि इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेगी, तो अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं निकलेगी। जब अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं निकलेगी तो ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बात बुझा के ना बुझा, नहीं समझे? जैसे अगला एग्जांपल, 614, इसमें हम प्रोटॉन बोले तो बताओ कितना, 6, और जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। बोलो जी, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8। अब बताओ कि यहाँ प्रोटॉन की संख्या जो है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है, ये इसके नाभिक अस्थाई होंगे, नहीं होंगे। अस्थाई होने के लिए क्या करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करते हैं। कि इसके नाभिक में प्रोटॉन उत्सर्जित क्यों करते हैं,
अस्थाई होने के लिए, अस्थाई होने के लिए मतलब वो अपने नाभिक में से क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन को निकाला करते हैं, मतलब ये अल्फा बीटा गामा को निकालेंगे। और सुनो, ये अल्फा, तुम कहोगे सर ये अल्फा बीटा गामा कब तक निकालेगा? हम लोग कब तक पढ़ते हैं? जब तक कोई जॉब ना मिल जाए। हम लोग कब तक काम करते हैं, खूब मेहनत जी जान लगा के करते हैं, कब तक? जब तक कोई जॉब ना लग जाए या हम लोग स्टेबल ना हो जाए, तब तक काम करते रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो है रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है, तुमको अल्फा बीटा गामा का जो उत्सर्जन है ये तब तक रही। ये लाइन सब लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, ना बात समझे? वीडियो देखेगा तो समझ में आए, नोट्स बनाते रहोगे तभी समझ में आने वाला है। मतलब क्या, रेडियो सक्रिय अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन तब तक होते रहता है जब तक कि उस परमाणु का नाभिक अस्थायी न हो जाए, अर्थात उसमें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के लगभग बराबर या बराबर न हो जाए। अरे ये लाइनें समझ में क्या हो रहे हैं? अब सुनो, अब देखो तो इसमें देखो क्या होने वाला है। तो इसमें तो बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है तो ये अल्फा बीटा गामा को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। और उत्सर्जित करेगा तो ये रेडियो सक्रिय है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है, याद रखेंगे। अब यही आइसोटोप बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आ रहा है ना? आइसोटोप बन गया। अच्छा, इसमें मान लो कि हम कार्बन 6 16 ले लें, तो इसमें प्रोटॉन तुम्हारा 6 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन हो गए 10। अब बताओ इसमें से दोनों में से सबसे अस्थायी कौन है? अनस्टेबल ज्यादा ये है क्योंकि इसमें और अनसिमेट्रिकल है दोनों में, अगर तो थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन इसमें बहुत दोनों में बहुत का अंतर है। तो इससे ज्यादा रेडियो सक्रिय ये है। बात समझेंगे ना? समझे? तो हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में समझ जाओ। ये नाइट्रोजन जो है हमारे पास, यही जो है नाइट्रोजन 7 14 और एक नाइट्रोजन 7 15। देखोगे ध्यान से, इसमें तुमसे पूछा जाए तो बताओ कौन रेडियो एक्टिव है? पहले अस्थाई बताओ, अस्थाई कौन है? ये अस्थाई है, निकाल करके देख लो। प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन भी, इसमें प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 8 निकलेगा। अब ये अस्थाई तो क्या निकालेगा? अल्फा बीटा गामा निकालेगा, और जब निकालेगा तो ये क्या हो? रेडियो सक्रिय हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तुम कहोगे, अब देखो आर्गन के बारे में बहुत सारा आइसोटोप पढ़ाए हैं, अब जितना आइसोटोप अब तुम देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या लिखे हैं। ये बात समझेंगे ना? समझे? उसी तरीके से अब देखो, तुम कहोगे सर क्या सभी तत्व होते हैं? नहीं, सभी नहीं होते हैं। वही होंगे जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर न हो। लेकिन तुम कहोगे, ध्यान से सुनोगे, यहाँ लड़की ध्यान देना, अगर हम तुमसे पूछें कॉपर के बारे में, यहाँ देखो तो कॉपर का परमाणु संख्या 29, इसका मास देखोगे तो 73.5 निकलेगा। उसके बाद Fe 26 परमाणु संख्या, इसका द्रव्यमान 56। घटा करके देख लो, इसमें प्रोटॉन हो जाएगा कितना? 26 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? बोलो, घटा दो 30 हो जाएगा ना जी? 30 देख लो। अब इसमें भी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं है, तो ये रेडियो सक्रिय है कि नहीं है? नहीं है, याद रखना पड़ेगा। बात समझे कि ना समझे? अब जो है तुमको अप्लाई, देखो रेडियो सक्रियता जो है तुमको, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है तुमको, अगर लोअर एटॉमिक हल्के तत्व के बारे में तुम सोचोगे तो हल्के तत्व के बारे में उसमें सोचोगे तुम, ध्यान से सुनना, कि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। यहाँ तक 20 से लेकर के 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक जाओगे तो ये सभी जो है इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है तुमको असमान होते हैं, लेकिन ये कुछ जो तत्व है तुमको रेडियो एक्टिव नहीं हुआ करते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, तुमको गोल्ड हो गया, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। अब एक के बार तुम पहुंच जाओ कहाँ? 80-90 के पार कर जाओ, तो 80-90 के पार हेवी मेटल बोलते हैं उसको, हेवी एलिमेंट्स, भारी होता है, याद रखेंगे। तो 80-90 के पार करोगे तो जितना एलिमेंट्स मिलेगा ना उस सब तुम्हारा क्या मिलने वाला है? रेडियो एक्टिव मिलने वाले हैं, रेडियो सक्रिय मिलने वाले हैं। कंफर्म समझ में आ रहा है ना? ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इसमें भी निकाल करके देख लेना। 80 के बाद 90 के बाद तुमको बता देते हैं, देखो 90 थोरियम, थोरियम के बारे में हम तुमसे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं, देखो थोरियम, थोरियम का परमाणु संख्या 90, द्रव्यमान जो होता है 234 होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हैवी मेटल है, याद रखेंगे। उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम के बारे में नाम तो सबसे फेमस इसमें से यही है, इसी से परमाणु बम बनता है, याद रखेंगे।
ना बात समझिए। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसी का यूज किया जाता है, याद रखिए, यूरेनियम पास। इसका होता है 92 और 235, ये सब रेडियो एक्टिव। तो ये हैवी मेटल हो गए, याद रखेंगे। जितने भी हैवी मेटल हैं तुमको 90, 80 और 90 के पार का तुमको बता रहे हैं, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, तुमको रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। अब बोलो जी, अब आइसोटोप तुमको जा करके देखोगे तो वो पूरा समझ में आएगा कैसे कैसे हम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना बात समझिए। अब हम लोग डायरेक्ट चलने वाले हैं कहाँ, रिएक्शन पर, ना बात समझिए कि 9th का रिएक्शन हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तब तक ले जाए हिंद।